तारीख है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख जी पहली तारीख है। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना, शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है। सोचा था बड़ा होकर गरीबों की मदद करूंगा, लेकिन बड़ा हुआ तो खुद ही गरीब हो गया। हर रोज पैसा कमाने की तिगड़म लगाता रहता हूँ। मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई स्कीम है तो नाटक के बाद मुझे जरूर बताएं। सच बता रहा हूँ, जब से कमाने लगा हूँ और ज्यादा पैसों की कमी महसूस होने लगी है। अब तो हर रोज पैसा कमाने की तिगड़म में सोचता हूँ कि कोई जैकपॉट ही निकल आए। और वैसे भी जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चाचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे और लॉटरी किसी के नाम आए। रुपया रहेगा तो घर में ही, मगर विक्रम को सब्र ना हुआ। किसी और के नाम रुपए आएंगे तो फिर उसे कौन पूछता है। बहुत हुआ तो 10-5 हजार उसे दे देंगे। इतने रुपयों में उसका होगा क्या। उसकी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पेरू, ब्राजील, टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सभी उसके प्रोग्राम में थे। वो आंधी की तरह उड़कर महीने 2 महीनों में लौट कर आने वालों में ना था। वो एक एक स्थान में कई कई दिन ठहर कर वहां के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और अल बरूनी की तरह संसार यात्रा पर एक बृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें नालंदा की तरह दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाए। पुस्तकालय के लिए वो 2 लाख का खर्च करने को तैयार था। कार, फर्नीचर, बंगला तो मामूली बातें थी। वो आत्माभिमानी था। मास्टर यार, घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ मांगना ना बड़ी अजीब सी बात लगती है। हाँ, एक उम्र के बाद लगना भी चाहिए। हाँ, किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा किसी गड्ढे में डूब मरो। यार, आदमी संसार में तुच्छ स्थान से भी यहाँ से चला जाना चाहिए। अब मैं ये सोचता हूँ कि घर में लॉटरी टिकट के लिए मैं पैसे मांगूंगा कैसे, और मांग लिए तो जान निकाल देंगे। क्या करें। उसने बहुत सोच विचार किया, अपने दिमाग के गधे घोड़े दौड़ाए और फिर बोला, मास्टर मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ना हम तुम साझे में टिकट ले लें। पार्टनरशिप? हाँ, पार्टनरशिप। मतलब आधा आधा? हाँ, आधा आधा। क्या बोलते हो? पर पैसा? पैसे दिमाग लगाते हैं। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपए मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 40 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए सफेद हाथी खरीदना था। हाँ, 1 महीने का दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर 5 रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था कहीं से कोई बलाई रकम मिले तो कुछ हिम्मत बढ़े। मास्टर कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालो, घर वालों से कह दूंगा कि रास्ते में उंगली से फिसल के गिर पड़े। मास्टर, ये अंगूठी 10 रुपए से कम की नहीं, इससे पूरा टिकट आ सकता है। अगर बिना कुछ खर्च किए अपना आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुराई है। बेकरार तो यह है, फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन मास्टर तुम्हें नकद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपए नकद लिए बगैर साझा ना करूंगा। सुनो, ये बुरी बात है। अंगूठी बेचने की बात से चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। कुछ और सोचो ना। ठीक, तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। सोचिए। हाँ, मास्टर आ गया। कौन आ गया? अरे आइडिया आ गया। अच्छा, क्या? मैं सोच रहा था क्यों ना पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताब की दुकान पर बेच डाली जाए। किताबें? हाँ, वो अपने किसी काम की नहीं है, अब कोई पढ़ने वाला भी नहीं है। क्या बोलते हो? और सुनो, उससे पूरा टिकट भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन सुनो, लॉटरी की लाइन में तुम्हें लगना पड़ेगा। अब भाई मैं मास्टर हूँ, लॉटरी की लाइन में लगा जाऊंगा तो लोग नाम रखेंगे। ठीक है दोस्त, दोस्ती के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, पहले किताब बेचूंगा, फिर वहीं से सीधा टिकट लेकर आता हूँ। ठीक है मास्टर? हाँ। यही रुकना, मैं यही आता हूँ जल्दी से। किताबों से ज्यादा बेजरूरत हमारे पास और कोई चीज न थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और ये देख कर कि जिन्होंने डिग्रियां ली, अपनी आंखें फोड़ी, घर के रुपए बर्बाद किए, वो भी जूतियां चटका रहे हैं, हमने पढ़ाई वहीं होल्ड कर दी। मैं स्कूल मास्टर हो गया
और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दिनकों के सिवा हमारे किसी काम की न थी। विक्रम आधे घंटे में 10 रुपए का टिकट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। मास्टर, 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 ये लो लॉटरी का टिकट। बड़े मुश्किल से मिला है भाई, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी। जब टिकट खत्म हो गया ना तो कई लोग मुझसे ब्लैक में टिकट मांगने लगे। एक ने तो मेरे को 5,000 की गड्डी देने लगा। अच्छा, फिर मैंने मना कर दिया कि मेरे को दुनिया घूमनी है, लाइब्रेरी खोलना है, वगैरह वगैरह। एक बात बताओ, हाँ। तुम दुनिया घूमने या यात्रा करने के लिए 2 लाख से ज्यादा तो खर्च करोगे नहीं? जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 वर्ष का प्रोग्राम है, 50,000 रुपए साल ही तो हुए। 4,000 महीना कहो भाई, मैं समझता हूँ 2,000 में भी तुम बड़े आराम से रह सकते हो। मैं शान से रहना चाहता हूँ, इन भिखारियों की तरह नहीं। तो 2,000 में भी तुम शान से रह सकते हो। सुनो, जब पैसे मिल जाएंगे तो 2 लाख ज्यादा मुझे दे देना। जी नहीं, जब तक तुम अपने हिस्से में से मुझे 2 लाख ना देंगे लाइब्रेरी ना बन सकेगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय पूरे शहर में बेजोड़ हो। मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊंगा। ठीक है, इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ ना मिलेगा। भाई मेरी जरूरतें देखो, तुम्हारे घर पे काफी जायदाद है, तुम्हारे सर पर कोई बोझ नहीं है। मेरे सर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि रुपए मिलते ही सीधे बैंक में जमा कर दूंगा और उनके सूद से काम चलाऊंगा। मुझे अभी 2 बहनों का विवाह करना है, 2 भाइयों की शिक्षा है और नया मकान भी बनवाना है। बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। अच्छा, कहो तुम कुछ भी लेकिन समझदारों का कहना है। कहो तुम कुछ भी लेकिन समझदारों का कहना है। क्या लुटा देती है घर को मत, औरत घर बनाती है। लुटा देती है घर को मत, औरत घर बनाती है। तेरी इन साड़ियों ने जंपरों ने मार डाला है। तेरी इन सुनो मास्टर, हाँ वैसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर मैं ही तकलीफ उठा लूँ, लेकिन मास्टर बैंक की सूद की दर तो बहुत गिर गई। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी, स्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की, बेशक दर बहुत कम। मैं क्या सोचता हूँ, क्यों ना लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। ब्याज पर पैसे देना? हाँ, ब्याज पे पैसे देने का। देखो अभी मैं यात्रा पर भी ना जाऊंगा, और जब पैसे जमा हो जाएंगे तब मैं यात्रा पर जाऊंगा, और ब्याज में अपने को खूब पैसे भी मिलेंगे और अपना रौब भी खूब रहेगा। अच्छा। क्या बोलते हो? ठीक है। सुनो, पेन दो, हिसाब लगाते हैं। पेन भी नहीं है? अरे दो ना, तुम मास्टर हो ना। अब एक एक करके इंतजार के दिन काटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते, और इस तरह साए साए की कोई सुन ना ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। ये रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा तब लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाट्यानंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन बातों ही बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम, शादी के लड्डू कब खिला रहे हो? यार मास्टर, ये बीच में शादी वादी कहाँ से आ गई? मैं सोचता हूँ कि इतनी सारी चिंताएं, अब जब आप इतनी सारी चिंताएं घर लेकर जाओगे तो घर पे एक चिंता होनी चाहिए ना, जिन चिंताओं से लड़ सके। मतलब घर में चिंता होने के लिए जो चिंताओं से लड़ सके तो हम शादी कर लें? यार देखो मास्टर, ये शादी वादी का जंजाल मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय है, पत्नी की नाज बर्दारी में बहुत से रुपए उड़ जाएंगे यार। हाँ, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जब तक जीवन में सुख दुख का कोई साथी ना हो, जीवन का आनंद ही क्या। भाई मैं तो विवाह जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। पैसे मिलते ही सबसे पहले जीवन साथी की खोज करूंगा, और हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वाह मास्टर, क्या दिमाग लगाते हो यार। खैर अपना अपना दृष्टिकोण। आपको बीवी मुबारक और कुत्तों की तरह दम हिलाते हुए उसके पीछे पीछे चलना, तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आजाद रहेगा, अपने मजे से जब चाह जहां चाह उड़ गया, और जब चाह घर आ। ये नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सर पर सवार, जरा सी देर हुई घर आने में फौरन जवाब तलब हो।
कहाँ थी आप तक? आप कहीं बाहर निकले फौरन सवाल होते, कहाँ जाते हो? और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ होगी, तब तो डूब मरने के सिवा आपके पास कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। ना भैया ना, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्ची को जरा सा जुकाम हो और आप बेतहासा दौड़े चले जा रहे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। जरा उम्र खिसकी और लौंडे मनाने लगे कि आप कब प्रस्थान करें, और वो गुलछर्रे उड़ाए। मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कालरा हो गया। ना भैया ना, मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। हाँ हाँ ठीक है, तुम कुंवारे रहो। ठीक। विक्रम की बकबक समाप्ति हुई थी कि इतने में कुंती आ गई। वो भी इन्हीं महाशय की बहन थी। कोई छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिबिल्ली, बड़ी शोक। इतने धमाके से अंदर आई कि हम दोनों चौंक पड़े। देखो मास्टर, मैं क्या बोल रहा था? 2 लाख ज्यादा मेरे? 2 लाख अभी नहीं, जब ब्याज के पैसे मिलेंगे तब तुम ले लेना। ब्याज मिलेगा? ब्याज में जमा करेंगे तब मिलेगा ना। तू बड़ी शैतान है कुंती, तुझे किसने बुलाया यहाँ से? चल निकल। आ जाती बीच में जासूसी करने, भागी। तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बन के क्या बात क्या करते हो? जब देखो यहीं बैठे हो, ना कहीं बाहर जाते हो, ना तमाशा देखने। जरूर कोई जादू मंत्र जगाते होगे। हाँ, एक मंत्र जगा रहे। थोड़ा पास आ। बस बस बस, जिससे तुझे एक ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिन कर 5000 हंटर लगाए, सड़ासड़ सड़ा। आ जाती बीच में डिस्टर्ब करने। मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे आगे खड़ा दुम हिलाएगा। मैं बिस्कुट फेंक दूंगी और वो दुम हिलाता खाएगा। ज्यादा चीचपड़ करेगा तो कान गरम कर दूंगी। और अम्मा को लॉटरी के पैसे मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे दे, बस चैन करूंगी। और पैसे मिलने के बाद तो वैसे भी मेरा दूल्हा मेरे आगे पीछे घूमेगा ही। मैं ठाकुर जी से 2 वक्त प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती है कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। देख लेना, मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। देख लो मास्टर, आजकल की लड़कियां कैसे कैसे सोचने लगी हैं। सुनो इधर आओ। नहीं इधर आओ। इधर कोने में। मुझे याद आया, बचपन में मैं अपने ननिहाल देहात में गया था। तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया मगर पानी की बूंद नहीं। तब गांव वाले लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों का कन्या भोज करवाया और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य ही कुंवारी लड़कियों की दुआ में असर होता है। मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा लालच देकर इसको अपने लिए दुआ करने पर राजी करवा लो। देख रही है टुकुर टुकुर। तुम्हारी बहन मान जाएगी लालच अरे देने। यार, ये जासूसी करती है यार, घर पे जाके पोक देगी। पोकू लड़की है, इसके पेट में कुछ नहीं फंसता। मैं नहीं बात करता। अरे थोड़े ज्यादा पैसे दे देना। यार मास्टर, किसी बाहर कन्या ढूंढ लेंगे, दूसरी कन्या ढूंढ लेंगे। जाओ। मैं बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, कर लो, जाओ। कुंती, हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कह रहे थे ना, कहो। अच्छा ठीक है, मैं ही कहता हूँ। कहे मास्टर। अच्छा कुंती, तुझसे एक बात कहे। हाँ कहो। तू किसी से कहेगी तो ना? नहीं। थोड़ी देर। तू बड़ी अच्छी लड़की, तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास भी करा दूंगा। क्या ना, आजकल पेपर भी बिकने लगे। क्यों मास्टर? हाँ, थोड़े दिन पहले ही बिके। हाँ, बात सुन। बात ये कुंती कि हम लोगों ने, मतलब हमने और मास्टर ने दोनों मिलकर लॉटरी का टिकट लिया है। तो हम चाहते कि तू भी हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना किया कर कि हमारा भी लॉटरी का टिकट खुल जाए, और जो पैसे मिलेंगे ना उसमें भी थोड़ा सा तुझे भी दे देंगे। अच्छा। हाँ। मैं नहीं मानती। अरे कुंती, सारे भगवान की कसम, जो बोलेगी तेरे लिए सब करेंगे। सुन, तेरे लिए हीरे जवाहरात मोती सब ला देंगे सर से पांव तक। और सुन, तेरे लिए मोटर कार भी ला देंगे। तू उसी में बैठ के अपने दूल्हे के पास जाना। सच्ची? हाँ मुच्ची। ठीक है। पक्का? पक्का। लेकिन घर पे मत बताना। हाँ नहीं। ठीक है, चल तेरे घर छोड़ देते हैं। भैया ने लॉटरी अरे कुंती, मास्टर मैंने बता दिया तुम्हें। टिकट खरीदी है। जब हमने उसे सर से लेकर पांव तक सोने और हीरे से मर देने की प्रतिज्ञा की, तब वो हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मनो मिठाई बच सकती थी, ये जरा सी बात ना बची। सीधे अंदर भागी और एक क्षण में यह खबर पूरे घर में फैल गई। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है। घर में इतने आदमी ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें उसमें से कुछ ना मिलता? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोंगा हो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे? उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बैठा, उसे और क्या कहते? कहीं रूठ कर 1-2 दिन का खाना ना खाए तो आपत्ति हो जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतरा कि मास्टर की सोबत में लड़का बिगड़ा जाता है। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और चाचा छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे। पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक।
लेकिन आजकल दोनों बड़े ही निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर रोज प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और दोपहर को मंदिर के चक्कर लगाते हुए पूरी देह में चंदन लपेटे घर लौटते। छोटे ठाकुर घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार्कियों निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। मास्टर, मैं क्या समझता हूँ, हमें जो भक्त निष्ठा और धर्म प्रेम है ना, वो सिर्फ हमारी हवस और लालसा के कारण है। धर्म हमारे स्वाद के बल पर टिका हुआ है और हवस मनुष्य के मन और बुद्धि को पथभ्रष्ट कर रही है। अब जो जो लॉटरी का दिवस समीप आता जाता, हमारे चित्त की शांति उठती जाती। हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता। मुझे आप ही आप अकारण विक्रम पर संदेह होने लगा कि कहीं ये मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूंगा। साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं, ना कोई दूसरी तहरीर है, ना कोई सबूत, सब कुछ इसकी नियत पर है। अगर साफ इनकार कर जाए तो मैं क्या करूंगा, कहीं कोई अपील नहीं कर सकता। एक दिन हम दोनों साथ बैठकर अखबार देख रहे थे। मास्टर, मैं क्या बोलता हूँ, कहीं लोटी का टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। सच? हाँ। लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है। तो इससे क्या होता है? अच्छा मान लो मैं साजिश से इनकार कर जाऊं तो? विक्रम, मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता हूँ। लेकिन है बहुत संभव। 5 लाख, सोचो, दिमाग चकरा जाते हैं मास्टर। तो भाई अभी से कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो, ये संशय रहे ही क्यों? तुम बड़े शक्की हो यार, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा। भला ऐसा कहीं हो सकता है? 5 लाख क्या 5 करोड़ भी हो तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल ना आने दूंगा। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नियत कभी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हरज है? फिजूल है मास्टर। फिजूल ही सही तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में हैं आप? मुझे सादे कागज पर ही यकीन आ जाएगा। देखो मास्टर, तुम पढ़े लिखे हो ना, जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं, उस पर समय लिख कर क्या समय नष्ट करें? तुम्हारी नियत अभी से खराब हो गई है, और ना सादे कागज में लिखने में क्या बाधा हो सकती है? तो तुम क्या समझते हो ऐसी दशा में तुम्हारी नियत ना बदलती? मेरी नियत इतनी कमजोर नहीं है। रहने भी दो, अच्छे अच्छों को देखा है, पैसे के चक्कर में नियत बदल जाती है, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब टूट जाती है। हाँ। जो भी हो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा, तुम्हें इसी वक्त लेखा मत धोना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो मैं भी नहीं लिख। अच्छा, तो तुम समझते हो मेरे रुपए हजम कर जाओगे? किसके रुपए और कैसे रुपए? अभी गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। मैं कह देता हूँ विक्रम, हमारी दोस्ती का अंत न हो जाएगा, बल्कि इससे कई भयंकर परिणाम होगा। हाँ ठीक है, देख लेंगे, पहले रोटी का टिकट तो खुलने दो। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसा भाईचारा था जो आदर्श भाइयों में हो सकता है। राम और लक्ष्मण में भी उतना ही रहा होगा। हिंसा की तो बात ही क्या, मैंने उनमें कभी विवाद होते भी नहीं सुना था। आज दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे, एक एक कदम आगे भी बढ़ाए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, थ्योरियां चढ़ी हुई, मानो हाथापाई हुई चाहती है। सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और किसी के भी नाम आए वो सबका है बराबर। हरगिज़ नहीं। अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सजा मिलेगी, सम्मिलित परिवार को नहीं। ये व्यक्तिगत प्रश्न है। इसका फैसला अदालत से होगा। लो हुक्का गुड़गुड़ा। शौक से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरे बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकलती है तो उससे आपका कोई संबंध ना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी से या मेरे बच्चे से उसका कोई संबंध नहीं होगा। मुझे पता नहीं था कि आपकी ऐसी नियत, नहीं तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। ये आपकी गलती है। मुझे विश्वास था कि आप मेरे बड़े भाई। यह जुआ है। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर आपको कल को कल
10-5 हजार रुपए रेस में हार जाए तो खानदान उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मगर भाई का हाथ दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। आप ना ब्रह्मा है ना। छोड़ो। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मलयुद्ध हुआ चाहता है, तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों भाइयों को समझाने लगे। छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, आप मुझे क्या समझाती हैं? उन्हें समझाइए जो 4-4 टिकट लिए बैठे हैं। मेरे पास क्या है, एक टिकट। मेरे मुकाबले जिन्हें टिकट मिलने के चौगुना चांसेस है, अगर उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठकुराइन ने छोटे ठाकुर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा मेरे रुपए में से आधे आपके, अब तो खुश हो। बड़े ठाकुर ने जुबान पकड़ी, ऐसे कैसे आधे ले लेंगे? हम मुरव्वत और सारदता से काम ले, फिर भी इन्हें 5 पैसे से ज्यादा ना मिलेगा। छोटे ठाकुर किसी आकर बोले, हाँ पूरी दुनिया का कानून आप भी तो जानते हैं। बड़े ठाकुर ने और जोर से गुस्से में कहा, हाँ जानते ही हैं, 30 साल तक वकालत चुकी है। छोटे ठाकुर गुस्से में तेज होकर बोले, ये वकालत सब निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बड़े ठाकुर ने कहा, कलकत्ते का बैरिस्टर की ऐसी की तैसी, चाहे वो कलकत्ते का हो या लंदन का। इतने में विक्रम महाशय हाथ और पांव पर खून के ताजा दाग लगाए, माथे में पट्टी बांधे, एक आराम कुर्सी पर आ टपके। विक्रम, ये तुम्हारी क्या हालत है? किसी कोई मारपीट हो गई क्या? मारपीट नहीं हुई, बस मामूली चोट। अरे तो बताते क्यों नहीं कि बोलते हो मामूली चोट है? पूरा हाथ और सर सूज गया और कपड़े भी खून से तर है। ये मामला क्या है? अरे कुछ मामला उमला नहीं है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, घबराने की बात नहीं। पर बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ है? अगर किसी से मारपीट हो गई हो तो थाने में रपट करवा देते हैं। सुनो, थाने होने जाने की जरूरत नहीं। बात ये कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। थप्पड़ बाबा? अरे मास्टर, चोट मुझे लगी, सुनाई तुम्हें नहीं दे रहा। झक्कड़ बाबा, हाँ तुम तो जानते हो, वो आदमियों की सूरत से नफरत करते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो पत्थर की चोटें खाकर भी उनके पीछे लगा, वो पारस हो गया। वो यही परीक्षा लेते हैं और मैं भी आज परीक्षा देने वहाँ पहुँच गया। वहाँ करीब 50 आदमी जमा थे। कोई फूल लिए, कोई बहुमूल भेंट लिए, फिर कोई कपड़ों के थान लिए। फिर क्या था, झक्कड़ बाबा ध्यानावस्था में बैठे हुए थे, तभी अचानक उन्होंने आंखें खोली और ये जनसमूह देखा। फिर क्या था, वो कहीं पत्थर चुनकर हम सबके पीछे दौड़े और भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर गिरते पड़ते भागे, लेकिन मैं वहां पर एकदम घंटे घर की तरह डटा रहा। फिर क्या था, झक्कड़ बाबा पत्थर चला ही तो दिए। पहला निशाना मेरे सर पर लगा, उनका निशाना चूक पड़ता है, खोपड़ी फन्ना गई, खून की धारा बह चली। फिर उन्होंने दूसरा पत्थर मारा, वो हाथ में लगा, देखो हाथ सूज गया। मत छोड़ मास्टर, बहुत दुखता है यार। फिर उन्होंने तीसरा पत्थर मारा, वो पैर में लगा, देखो हालत खराब हो गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो वहाँ सन्नाटा था, झक्कड़ बाबा भी गायब हो गए थे। हाँ, अंतर ध्यान हो जाया करते हैं। किसे पुकारूं, किसे सवारी लाने के कहूँ, मारे दर्द के हाथ पैर फटा पड़ता था। फिर क्या था, मैं किसी भी तरह करके उठा और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने ये सब देख के कहा, हड्डी टूट गई। कहाँ की? ये देखो हाथ की, छूना मत, और पट्टी बांध दी। और फिर चोट लगी तो लगी, अब लोटी मेरे नाम आई धरी। ये निश्चय, झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामरान नहीं रह गया। मैं तो सबसे पहले झक्कड़ बाबा के लिए कुटी बनवा दूंगा। और सुनो, थोड़ा पास आओ, आपकी लोटी में मेरा हिस्सा 10% ज्यादा होगा। बाहर में गया 10%? तुम्हारी नियत में खोट है, किसी न किसी बहाने जताई जाते हो। लेकिन टिकट तो मैंने ली है ना। तो टिकट तुम्हारा हो या तुम मार खाओ, और
मैं भी पैसे दे सकता हूँ और मैं भी मार खा सकता हूँ, लेकिन अपना 1 रुपया कम नहीं होने दूंगा। एक बात बताओ। हाँ। क्या बहुत जोर से पत्थर मारते? जोर से तो क्या ही मारते होंगे। जोर से नहीं मारते, आशीर्वाद बरसाते फूलों के। बम गोले मारते हैं, बम गोले। बलवान इतने कि एक घूसे में कई शेरों के काम तमाम कर देते हैं। कहीं तुम मर गए, लेकिन झक्कड़ बाबा पर आज तक मुकदमा नहीं चला। और सुनो, वो 2-4 पत्थर मारकर ये नहीं रह जाते। जब तक आप गिर ना पड़ो और बेहोश ना हो जाओ, तब तक वो मारते ही जाते हैं। मगर रहस्य यही है कि आप जितना ज़्यादा चोटें खाएंगे, उतनी ही तरक्की पाएंगे। हाँ झक्कड़ बाबा। विक्रम, है? मेरी तो पत्थर खाने की हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं, चलो आशीर्वाद दिलवा देते हैं। 10% ज्यादा तुम्हारा। पक्का? हाँ ठीक है, हो गया। सुनो। मास्टर, हाँ ये दो यार, इसी की तो जरूरत थी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया। जुलाई की 30वीं तारीख। मास्टर, मैं जा रहा हूँ दवाई खाने, बहुत दुख रहा है यार। जुलाई की 30वीं तारीख, कत्ल की रात। आज दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया था और मंदिर में बैठकर ठाकुर जी की स्तुति कर रहे थे। आज मेरे मन में भी श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर ठाकुर जी की स्तुति पाठ करने लगा। मेरी सुन ले दीन दयाल कर दे मुझको माला माल, मेरी लाटरी निकाल मोती वाले नंदलाल। मेरी सुन ले दीन दयाल कर दे मुझको माला माल, मेरी लाटरी निकाल मोती वाले नंदलाल। अनाथों के नाथ, तुम्हें क्या मालूम नहीं हमने इस एक टिकट के लिए क्या क्या नहीं किया। हमसे ज्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है। इतने में सर उठाकर बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, भगवान तो बड़े भक्तवत्सल है। पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए ही तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया। थोड़ी देर बाद फिर से बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, आपका मन क्या कहता है पुजारी जी। पुजारी ने कहा, सरकार की फतेह। उसी थोड़ी देर में ही छोटे ठाकुर ने भी पूछा, और मेरी। पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह। अब क्या था, इसके थोड़ी ही देर में विक्रम मुस्कुराता हुआ डाक खाने से आ गया। उसको देखकर सभी लोग जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर द्वार पर ही खड़े थे, दोनों उसकी तरफ बाज की तरह झपटे, और मैंने तो उन्माद में विक्रम को गोद में उठा लिया। मगर उससे कोई कुछ पूछता नहीं, सभी जय जयकार की हाक लगा रहे थे। बड़े ठाकुर ने कहा, बोलो राजा विक्रम की जय। मैंने भी चिल्ला कर कहा, दुहाई हो झक्कड़ बाबा की। अरे काहे की दुहाई झक्कड़ बाबा की? क्या हो? जिसका नाम आया उससे 1 लाख लूंगा, बोलो है मंजूर? पहले बताओ तो। ना, यो न बताता मास्टर। अच्छा, तो बताने के लिए ही 1 लाख? हाँ 1 लाख। डाक खाना हमने नहीं देखा है क्या? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। डाक खाना जाने की जरूरत नहीं, तो सुनो, अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत में किसी का भी नाम नहीं आया। अमेरिका के एक हबशी का नाम आया है। अब क्या था? बड़े ठाकुर झल्ला है। झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैंतरा बदला, कभी नहीं। 3 महीने की तपस्या यूं ही रही, वाह। और विक्रम तो गुस्से में मोटा सोटा लिए झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माताजी ने केवल इतना कहा, मैं कभी मानने की नहीं, हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से छीन थोड़ी ना लाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया, मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला, मास्टर मैं क्या बोलता हूँ, चलो होटल से कुछ खाएं, घर में तो चूल्हा नहीं जला। पर पैसा? पैसा मांग लेंगे किसी से रास्ते में, चलो। अच्छा हाँ। सुनो, हैं? जब तुम डाक खाने से आए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न क्यों थे? बात यह है मास्टर, जब मैं डाक खाने पहुंचा
तो वहाँ पे हजारों की भीड़ देखकर अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई, अपने ऊपर भी हंसी आई। जब इस शहर में इतने लोग हैं तो सोचो, सारे हिंदुस्तान में इससे 1000 गुना ज़्यादा होंगे और पूरे विश्व में लाख गुने से भी कम ना होंगे। और मैंने जो आशा का एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था, वो जैसे एक बार की इतना छोटा हुआ कि राई बन गया। जैसे कोई दानी पुरुष छटांग भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को भोजन का निमंत्रण दे बैठे, और हमारे घर वाले ये समझ रहे हैं कि खैर छोड़ो मास्टर, चलो चलते हैं। और हम लोग फालतू में लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे। हाँ। पर एक बात बताओ, हाँ। तुम्हारी नीयत में खराबी आई थी कि नहीं? क्या करोगे मास्टर जानकर, पता ढका रहने दो। आओ। सुनो। हाँ? याद आया, मैंने सुना है तुम्हारी शादी का प्रस्ताव आ गया। अरे मास्टर, क्या शादी शादी लगा के रखा है यार। देखो ये शादी वादी के चक्कर में मेरा दिमाग चकरा जाता है, पूरा रूह कांपने लगता है यार। तुमको नहीं पता, अपने उस वाले पड़ोस में राम कुमार रहता है। वो अपनी बीवी से तंग आकर शहर भाग गया। रोज उसकी बीवी खत लिखती है, कब आ रहे हो जी, कब आ रहे हो जी, या तो मुझे बुला लो जी, या तो मुझे बुला लो जी। और वो बहाना बना के टका देता है कि आएंगे जी, टेंशन मत लो जी, चलो। हाँ नहीं तो अब मैं सोच रहा हूँ होटल नहीं चलते, भंडारा मिल जाए। हाँ कहीं देख लेंगे यार। अभी ये तो राम कुमार है, देख लो टेंशन में कितना सूख गया है कि एकदम जांघी और बनियान में आ गया। चलो तो सवाल हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या जा, न जाने कौन कौन घुस पड़ता है। वैसे ये सही है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में इतिहास में याद रखी जाने वाली तमाम तारीखें बुला दी जाती हैं। वो तारीखें जिन्हें स्कूल कॉलेज के दिनों में मास्टर की छड़ी के डर से हम लोग रातों को जाग कर और दिमाग को खपा खपा कर याद करते थे। लेकिन एक तारीख में भूले से भी नहीं भूलता। वो है मेरे विवाह की तिथि, जो समतल भूमि में एक स्तंभ की भांति अटल है। चाहता हूं उसे भूल जाऊं, मगर भुलाने के रोज याद किए जाता हूं। उससे पहले और पीछे की सारी घटनाएं दिल से मिट गई, उनका निशान तक बाकी नहीं। वो सारी अनेकता एक एकता में मिश्रित हो गई है, और वो मेरे विवाह की तिथि है। रोज रोज याद क्यों करता हूं? ये उस विपत्ति से पूछिए जिसके लिए जीवन के उद्धार के लिए भगवत भजन के सिवा और कोई आधार ही ना हो। लेकिन क्या मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भागता हूं कि मुझ में रसिकता का अभाव? जिसके इलाज के बेशुमार पोस्टर, जिनमें एक पहलवान नुमा आदमी मूंछों पर ताव देता हुआ किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लॉज या धर्मशालाओं की दीवार पर चिपका रहता है। नहीं, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। मैं भी चाहता हूं जब सैर करने निकलूं तो हृदयेश्वरी मेरे साथ विराजमान हो, विलास वस्तुओं की दुकान की तरफ जाते हुए उनके आग्रह का आनंद उठाऊं। मैं उस गर्व, आनंद और महत्व का अनुभव कर सकता हूं जो मेरे अन्य भाइयों की भांति मेरे हृदय में भी आंदोलित होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन का यह पक्ष जितना मोहक और आकर्षक दिखाई देता है ना, दूसरा पक्ष उतना ही हृदय विदारक और भयंकर होता है। शाम हुई नहीं कि आप बच्चे को गोद में ले किसी तेल या ईंधन की दुकान पर खड़े हैं। अंधेरा हुआ और आटे की पोटली बगल में दबाई यूं निकल जाते हैं मानो चोरी की। क्यों भाई साहब, सही कह रहा हूं ना? आपको भी सब्जी खरीदते हुए घर जाना होगा। लेकिन हमारे जोशी भैया, रात हुई नहीं कि बच्चे ने रोना बिलखना शुरू कर दिया। अब वो सुबह सुबह डॉक्टर के भाव लेकर एक टूटी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। किसी खिलौने वाले को देखकर बच्चा रोना बिलखना शुरू कर देता है और इनके प्राण सूख जाते हैं। तब ये किसी साधु महात्मा की तरह वस्तुओं की क्षणभंगुरता का विवरण देने लगते हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। तुम्हें तो बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें तो बहुत ही बड़ा आदमी बनना है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, न जाने क्या क्या। जीवन के पक्ष का पहला रुख तो मेरे लिए एक मदन स्वप्न था, लेकिन दूसरा रुख एक भयंकर सत्य। इस सत्य के सामने मेरी सारी रसिकता अंतर्धान हो जाती है। मेरी सारी मौलिकता, सारी रचनाशीलता इसी दाम्पत्य के फंदे से बचने में प्रयुक्त हुई है।
जानता हूं कि जाल के नीचे जाना है, मगर ये जाल जितना रंगीन और ग्राहक दिखाई देता है ना, इसका दाना उतना ही घातक और विषैला है। न जाने कितने पक्षियों को इसमें तड़पते फड़फड़ाते देखता हूं, फिर भी इस जाल पर जा बैठा। लेकिन इधर कुछ दिनों से श्रीमती जी ने एक आग्रह शुरू कर दिया कि मुझे बुला लो। पहले जब गांव जाता था तो मेरा केवल कहा चलोगी कह देना उनकी चित्त शांति के लिए काफी होता था। फिर मैंने झंझट कहकर उन्हें तसल्ली देना शुरू करा। इसके बाद गृहस्थ जीवन की असुविधाओं से डराया, किंतु अब कुछ दिनों से उनका अविश्वास ही बढ़ता जा रहा है। अब मैंने उनके आग्रह के भय से गांव जाना ही बंद कर दिया है। नाना प्रकार के बहानों से उन्हें आशंकित करता रहता हूँ। पोस्टमैन! लगता है किसी पत्रिका में लिखे लेख का चेक आया होगा। हाँ रामकुमार, कहाँ है मेरा चेक? राम कुमार जी, चेक आपकी किस्मत में नहीं है। ये लीजिए, बरेली से भाभी जी की चिट्ठी आई है। अब भाभी जी को यहाँ लेवा क्यों नहीं लाते और इतने पागल हो गए हैं कि अपना नाम मेरे नाम में ले रहे हैं। भाभी जी का क्यों नहीं लेवा लाते? तो पागल कर दी। क्यों जी, भूल गए? सुनो जी, बहुत हुआ, मुझे लेने आ जाओ। बहुत दिन हो गए हैं आपको देखे हुए। अब तो एक एक पल बहुत कठिन लग रहा है। मुन्नू भी आपको याद कर करके रोता है, जिद करता है कि पापा के कंधे पर ही सवार होकर बरेली के बाजार घूमेगा। सुनो जी, बरेली से याद आया, यहाँ एक फिल्म लगी है, उसमें एक गाना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। आप जब यहाँ आओगे तो हम साथ में फिल्म देखने चलेंगे और पता लगाएंगे कि बरेली के बाजार में झुमका कहाँ गिरा है। अच्छा, मैं जाती हूँ, मुन्नू रो रहा है। शेष सब कुशल मंगल, आपकी राम प्यारी। मेरी याद में अभी प्राणेश्वरी बराबर स्मरण पत्र भेज रही है, लेकिन मैंने भी एक से एक हीला सोच रखा है। हीला यानी बहाना। मेरा पहला बहाना अखबार संपादकों के जीवन के बारे में था। प्रिय प्राणेश्वरी, कभी रात को 12 बजे सोना नसीब होता है, कभी रत जगा करना पड़ जाता है। सारा दिन गली गली की ठोकरें खानी पड़ती है। उस पर तुर्रा ये कि हमेशा सर पर नंगी तलवार लटकी रहती है। न जाने कब राजनीतिक इशारे भर से ही गिरफ्तार हो जाओ, कब जमानत तलब हो जाए। खुफिया पुलिस की एक फौज हमेशा पीछे पड़ी रहती है। बाजार में निकल जाता हूं तो लोग उंगलियां उठा उठा कर कहते, वो जा रहा है अखबार वाला। मानो इस संसार में जितनी दैविक आदि दैविक भौतिक आदि भौतिक बाधाएं हैं ना, उनका उत्तरदायी मैं ही हूं। मानो मेरा मस्तिष्क झूठी खबरें रटने का कार्यालय हो। मैं क्या कोई फेक न्यूज बनाता हूं? सारा दिन पुलिस की खुशामद और हुक्कामों में गुजर जाता है, लेकिन कुछ कुछ हुक्काम है कि मेरी सूरत से भी कांपते हैं। एक दिन मैं एक अफसर के बंगले की तरफ गया। साहब लुंगी धारण किए अखबार पढ़ रहे थे। मैंने सलाम किया। साहब मुझे देखकर तुरंत पूछते हैं, क्या काम करते हो? मैंने गर्व से कहा, अखबार का संपादक हूं। साहब तुरंत घर के अंदर घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। फिर मैं देखता हूं, खिड़कियों से झांक कर मेम साहब और बाबा लोग ऐसे देख रहे हैं मानो मैं कोई भयंकर जंतु। प्राणेश्वरी, तुम नहीं जानती पत्र संपादक होते हुए मैं किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं। तुम गांव में ही बनी रहो, क्यों अपने पुण्य जीवन का नाश करना चाहती हो? अगर विश्वास नहीं आता तो मेरे रेलवे मास्टर दोस्त से पूछो, उसका ससुराल भी तो वही तुम्हारे गांव के पास है। एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहा था, साथ और भी कई मित्र थे, इसलिए अपने पद का सम्मान निभाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ा। सामने बैठे एक आदमी ने मेरे बैग पर मेरा पेशा और नाम पत्रकार देखकर तुरंत अपना संदूक खोला और रिवॉल्वर निकालकर मेरे सामने गोलियां भरी, ताकि मैं सचेत हो जाऊं कि वो मुझसे घबरा नहीं रहे। मैंने देवी जी से कभी अपनी कठिनाइयों की चर्चा नहीं की, क्योंकि रमणियों के सामने जिक्र करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता हूं। हालांकि मैं वो चर्चा करता भी तो उनकी दया का पात्र अवश्य बन जाता। मैंने समझा था मेरा ये बहाना तो बिल्कुल निशाने पर बैठेगा, लेकिन नहीं, श्रीमती जी को ऐसा जादू चढ़ा हुआ था कि मेरा कोई बहाना उन पर काम ही नहीं कर रहा था। अगले पत्र में भी वही आरजू थी। पोस्टमैन!
अरे आ रहा हूं। क्या है लक्ष्मण प्रसाद? राम कुमार जी, आपसे कितनी बार कहा है कि भाभी जी को लीवा लाइए, फिर से चिट्ठी आ गई। चिट्ठी लिखेगी। हाँ हाँ, आपके दोस्त स्टेशन मास्टर का पत्र आया था। उनकी सास बता रही थी कि आपके दोस्त ने आपको कई बार कहा भैया अपनी पहचान बचा करो, लेकिन नहीं, अपनी दोस्त दिखाने के लिए सेकंड क्लास के डब्बे में घुस गए। और तो और अपनी पेटी पे बड़े बड़े अक्षरों में अखबार संपादक लिखा रखा था। उन्होंने लिखा है भाभी जी को किसी भी तरह भोपाल आ जाना चाहिए। मेरे स्वामी, आप तो जानते हैं ना, मैं आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ, और आप भी मेरे बिछाव में जाने क्या क्या उल जलूल हरकतें करते हैं। मुझे जल्दी लिवा ले जाए, अभी बस इतना ही। मुन्ना रो रहा है। आपकी राम प्यारी। हाय भैया। मेरे परम हितैषी मित्र द्वारा उनका ये प्लान अभी तक तो फेल था, लेकिन मेरे कुछ मित्र दिल से चाहते हैं कि मेरा घर हमेशा सूना पड़ा रहे और उनकी ऐशगाह की जगह बनी रहे। इसलिए मैंने दूसरा बहाना सोच निकाला, क्योंकि इस चांदनी रात के मजे सिगरेट के साथ कौन खोने देगा, और वो भी ये बच्चे के रोने और बीवी की खटपट से। मेरी प्रिय, शहर बीमारियों के अड्डे, हर खाने पीने की चीज में विष की शंका है। दूध में विष, घी में विष, फलों में विष, शाक भाजी में विष, यहाँ तक कि हवा और पानी में भी विष। ये मनुष्य का जीवन पानी की लकीर है, जिसे आज देखो वो कल गायब। अच्छे खासे बैठे हैं और हृदय की गति बंद हो जाती है। घर से बाहर निकले और मोटर से टकराकर सुरपुर की हाली। अगर कोई शाम को सही सलामत घर आ जाए ना, तो उसे भाग्यवान समझो। मच्छर की आवाज कानों में आई तो मेरा दिल बैठ जाता है, कहीं डेंगू या मलेरिया तो नहीं हो गया। मक्खी नजर आई और हाथ पांव फूल जाते हैं। चूहा बिल से निकला और मेरी तो जान ही निकल गई। जहां देखो भाई यमराज की अमलदारी है। रात भर मच्छरों से लड़ता हूं, दिन भर मक्खियों से। सांस भी बड़ी मुश्किल से लेता हूं, कई शय के कीटाणु मेरे फेफड़ों में ना जा पहुंचे। मैंने समझा था मेरा ये बहाना बिल्कुल निशाने पर बैठेगा। ऐसे घर में कौन रमणी रहना पसंद करेगी जो बीमारियों से भरा हुआ हो। लेकिन नहीं, मैं फिर गलत था। उनके आग्रह वैसे के वैसे ही रहे। पोस्टमैन। क्या है लक्ष्मण प्रसाद? राम कुमार जी, आपसे कितनी बार कहा है, आपको यहाँ इतनी दूर पत्र देने आना पड़ता है। इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ आप ही की चिट्ठी आती है, वो भी हर दूसरे तीसरे दिन, जिसे हर दूसरे तीसरे दिन देने यहाँ आना पड़ता है। आप भाभी जी को लिवा लाइए ताकि मेरी जान छूटे। ये पकड़िए। तुझे कैसे पता श्रीमती जी की चिट्ठी है? ओहो, अभी देखिएगा, आप जब पत्र खोल के देखेंगे तो श्रीमती वहाँ उस कोने पर खड़े होकर पत्र पढ़ेंगे, और आप देखोगे तो सारे दर्शकगण भी सुनेंगे। चुड़ैल तो मुझे मार डालेगी। सुनिए जी, मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपके पत्र में एक और चिंता बढ़ा। आप प्रतिदिन पत्र लिखा करना, वरना मैं एक ना सुनूंगी और सीधे चली आऊंगी। मुझे शहर की स्त्रियों को देखना है। सुना है शहर की स्त्रियां बड़ी जादूगरनी होती हैं। आप उनसे बचकर रहना। अगर किसी ने आपको बस में करने की कोशिश की ना, तो बता रही हूँ, मैं चंडी का रूप धरकर उस राक्षसनी का खून पी जाऊंगी। अभी बस इतना ही। मुन्ना रो रहा है। मैंने दिल में कहा चलो सस्ते छूटे, मगर ये खटका लगा हुआ था। न जाने कब उस चुड़ैल को शहर आने की सनक सवार हो जाए। इसलिए मैंने तीसरा बहाना सोच निकाला। मेरी राम प्यारी, यहां मित्रों के मारे नाक में दम रहता है। आकर बैठ जाते हैं तो उठने का नाम भी नहीं लेते, मानो अपना घर ही बेच आए। अधिकांश तो ऐसे हैं जो शराब के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। शराब पीकर मेरे घर में ही पड़े रहते हैं। अब रोज डॉक्टर को बुलाओ, उनकी सेवा सत्कार करो, रात भर बैठकर पंखा झलते रहो। उस पर यह सुनने को मिलता है कि हमारी कोई बात नहीं करता। मेरी घड़ी महीनों से मेरी कलाई पर नहीं आई। दोस्तों के साथ जलसों में शरीक हो रही है। अचकन है वो एक साहब के पास है। कोट और दूसरे साहब ले गए, जूते और एक बाबू ले उड़े। मैं वही रद्दी कोट और चमरौंदे जूते पहनकर दफ्तर जाता हूँ। मित्रवंद ताड़ते रहते हैं, कौन सी नई वस्तु लाया होगा। कोई नई चीज लाता हूँ तो मारे डर के मैं संदूक में ही छुपा देता हूँ। पता नहीं कब कौन सी चीज की पार्टी मांग लेते हैं ये कमबख्त।
वेतन मिलता है ना तो चोरों की तरह दबे पाव घर जाता हूं, क्योंकि इन लोगों की सारी जरूरतें 1 तारीख की बाटी जोती रहती हैं। एक दिन 12 बजे लौट रहा था, लेकिन देखो तो 1 दर्जन मित्र उस वक्त भी डटे हुए थे। मैंने तो माथा ठोक लिया। कितने ही बहाने करूं, इन कमीनों के सामने एक नहीं चलती। मैं कहता हूं माता जी बहुत बीमार है। फरमाते हैं अजी बूढ़े इतनी जल्दी नहीं मरते, मरना ही होता तो अभी तक जीवित ही क्यों रहती, देख लेना 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी, और अगर मर भी जाए तो वृद्धजनों की मृत्यु का शौक ही क्या। मैं कहता हूं इनकम टैक्स की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। फरमाते हैं अबे इनकम टैक्स देने की तो जरूरत ही नहीं है, आजकल इनकम टैक्स देता ही कौन है। अगर किसी संस्कार का बहाना करता हूं तो फरमाते हैं अरे मास्टर जी इन कुप्रथाओं की लकीर पीटना आपकी शान के खिलाफ है। अगर तुम लोग उनका मूलाच्छेदन करोगे तो वो लोग क्या आकाश से आएंगे। गरज ये कि किसी तरह प्राण नहीं बचते। मैंने समझा था मेरे इस बहाने के बाद तो पत्नी जी बिल्कुल शहर आने को नहीं मानेंगी, लेकिन नहीं, मैं फिर गलत था। उनके आग्रह वैसे के वैसे ही रहे। पोस्टमैन, आज कुछ बोलोगे नहीं? अब बोलने को रही क्या गया है, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। एक बात कहता हूँ, आप जैसा कमीना कमबख्त कंजूस आदमी आज तक नहीं देखा। चलता हूँ, पकड़िए। क्या होगा तू, चल भाग यहाँ से। ये चिट्ठी लिखेगी, ये तो मुझे मार ही डालेगी। सुनो जी, आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं आ जाऊंगी। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरे स्वामी, मुझे रातों को नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते हैं। नहीं नहीं स्वामीनाथ, आप नहीं, वो मुई शहर की छमक छलो। जरूर आप उन लोगों से घिरे रहते होंगे, तभी तो मुझे नाली बजाने के बहाने करते हैं। मुन्ना मुन्ना रो नहीं रहा है, आंगन में खेल रहा है, खेलते में गिर गया होगा, बस इतना ही। आपकी राम प्यारी। अब मुझे चौथा बहाना करना पड़ा। राम प्यारी, यहाँ के घर हैं कि चिड़िया के पिंजरे, ना हवा ना पानी, वो दुर्गंध उड़ती है कि खोपड़ी भर ना जाए। अधिकांश लोग तो यहाँ आकर बीमार पड़ जाते हैं, टीबी, टाइफाइड, निमोनिया जैसे रोग हो जाते हैं। पानी चाहे घंटे भर बरसे, लेकिन ये मकान रात भर बरसते रहते हैं। और चोरियां तो इस कसरत से होती हैं कि अगर कोई रात कुशल से बीत जाए ना तो देवताओं की मनौती की जाती है। आधी रात हुई नहीं कि चोर चोर चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। एक दिन रात को बर्तन खड़के तो मैंने बिजली की बत्ती जलाई, देखा तो वही महाशय बर्तन समेट रहे हैं। मेरी आवाज सुनकर जोर से कहका मारा, बोलने लगे मैं तुम्हें चकमा देना चाहता था। मैंने दिल में समझ लिया अगर भाग जाते तो बर्तन तो आपके थे, अब पकड़ा गए तो चकमा हो गया। घर में आए कैसे थे ये अभी भी रहस्य है। कदाचित रात को ताश खेलकर बाहर निकले होंगे ना, तो बाहर जाने के बजाय नीचे अंधेरी कोठरी में जा छुपे होंगे। गरज ये कि किसी तरह प्राण नहीं बचते। नरक जीवन जैसा है ये शहर बिल्कुल। लेकिन नहीं, पत्नी जी को फिर भी कुछ रास नहीं आया। अगली चिट्ठी में भी वही आरजू था। राम कुमार जी, चिट्ठी आई है, लक्ष्मण प्रसाद ने दी है। तुम कौन और लक्ष्मण प्रसाद का है? मैं भरत हूँ, उनका भाई। लक्ष्मण प्रसाद कह रहे थे कि वो शहर से बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे कोई कमबख्त कमीना कंजूस आदमी उनको परेशान करता है। धन्यवाद। भैया मुझसे बहाना करते हो, मैं हरगिज ना मानूंगी। मुझे जल्दी लिवा ले जाओ। यहाँ गांव में मेरी कई सहेलियों के भी तो पति शहरों में काम करते हैं। जितना तुम अजीबोगरीब बहाना करते हो उतना बहाना करते तो मैंने किसी से सुना नहीं। मुझे तुरंत लिवा ले जाओ, नहीं तो ओहो, मुन्ना ने टट्टी कर दी और मुझे देखकर हंस रहा है। अभी तो इसकी खबर लेने जाती हूँ। आपकी राम प्यारी कितनी बार कहा है शहर में अपने पापा के पास जाके करना रखती, पर नहीं। अब वो मुन्ना सहित यहाँ आ गई ना, तो मुन्ना जो गांव में कर रहा है मुझे यहाँ समेटना पड़ेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब मुझे 5वां बहाना सोचना पड़ा। ये फेरी वालों के विषय में था। प्राणेश्वरी अभी बिस्तर से उठने की नौबत नहीं हुई
कि कानों में अजीब सी शब्द क्रीड़ा होने लगी। ये इन ढोल मंजीरों वालों की आवाज है। असल बात तो ये है कि ये ठेले वाले ढोल मंजीरों के साथ लोगों को अपनी चीजों की ओर बुलाते हैं। पर इन औंधी अकल वालों को क्या सूझती है, ऐसे पैशाचिक स्वर निकालते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चे माओ की गोद में चिमट जाते हैं। अधिकतर तो ऐसे हैं जो लाउड स्पीकर लगा लेते हैं। आज ही कानों की सेवा करवा के आया हूं, लेकिन नहीं, फेरी वालों का बहाना भी बिल्कुल काम नहीं करा। अगली चिट्ठी में भी उन्होंने एक बहाना लिख के भेज दिया। तुम समझते हो मैं खोमचे वालों से डर जाऊंगी? यहाँ गीदड़ों का होकाना और उल्लू के चीखने से तो डरती नहीं, खोमचे वालों से क्या डरूंगी? और अभी उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी है। मेरी आवाज से पूरा गांव कांपता है। हाँ, गांव के लोग भी कहते हैं तुम्हें शहर जाना चाहिए, और तुम सही कहते हैं गांव वाले, ऐसी चुड़ैल के साथ कौन रहना चाहेगा। अब मुझे एक ऐसा बहाना सूझा जिसकी सफलता का मुझे पूरा भरोसा था। हालांकि इसमें मेरी थोड़ी बदनामी थी, लेकिन इस बदनामी से मैं उतना नहीं डरता था जितना उस चुड़ैल से। मैंने लिखा, प्यारी, शहर शरीफजादियों के रहने लायक जगह नहीं है। यहाँ की औरतें इतनी कूटभाषी हैं कि बातों का जवाब गालियों से देती हैं, और मेकअप का तो क्या पूछना, ऐसे ऐसे घुंघराले बाल भूतिया चुड़ैल लगती हैं। ऊपर से नीचे तक सोने से लदी हुई, बिल्कुल सुनार की दुकान जा रही हो, सुगंध में लिपट। अधिकतर तो घर में जबरदस्ती घुस पड़ती हैं। कोई पत्र लिखाने के बहाने आ जाती है, कोई पत्र पढ़ाने के बहाने। सारा दिन इनकी सेवा सत्कार में निकल जाता है। अब तुम यहाँ आओगी तो तुम ऐसे ठाट कहाँ से लाओगी? तुम गांव में ही बनी रहो। पता नहीं इस पत्र में मुझसे क्या गड़बड़ हुई कि तीसरे ही दिन श्रीमती जी बच्चे को गोद में ली आ धमकी। पोस्टमैन, चिट्ठी नहीं लाए? नहीं, इस बार चिट्ठी वाली को ही ले आए। आइए भाभी जी, आइए, बताइए। घर में कोई चुड़ैल बैठी तो नहीं है? यहाँ किसी ने कदम रखा तो उसकी टांग काट लूंगी। हाँ, जो तुम्हारी शह ना हो। अब समझा, एक स्त्री के सामने दूसरी स्त्री की तारीफ जो कर दी, अपना तमाचा अपने ही मुंह पर पड़ेगा, ये मैंने कहा सोचा था। आप सब लोग भी ध्यान रखिएगा, हीला यानी बहाना बस सोच समझ कर ही बनाइएगा, नहीं तो ऐसी चुड़ैलें आपके घर भी आ धमकेंगी। एक मेरा वो दोस्त था, नील की बागबानी करने गया था। अंग्रेज का भूत मिल गया उसे तो वहां, पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे, तुम जिंदा हो? अच्छा, वो सब छोड़िए, आपकी बीवी तो घर पे नहीं है ना? नहीं नहीं, वो चुड़ैल घर पर नहीं, तुम सेफ हो। और ये मेरा बैग। तुम्हारा बैग? हाँ। तुम लोग तो सब ले लो, चुड़ैल तो मेरी जान खा जाएगी।
मेरा नाम अनिरुद्ध बोस है। मैं 29 वर्ष का हूं और अभी तक कुंवारा हूं। मैं पिछले 8 साल से कलकत्ता में एक विज्ञापन एजेंसी में काम कर रहा हूं। वहां मुझे जो वेतन मिलता है उसमें मेरा गुजारा आराम से चल जाता है। सरदार शंकर रोड में मेरे पास एक फ्लैट है जहां मैं रहता हूं। उस फ्लैट में दक्षिण मुखी 2 कमरे और वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर। 2 साल पहले मैंने एक एम्बेसडर कार खरीदी थी। इसे मैं खुद चलाता हूं। अपने खाली समय के दौरान मैं कुछ लेखन कार्य भी करता हूं। मेरी 3 कहानियां पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्हें मेरे मित्रों एवं परिचितों ने काफी पसंद किया है। लेकिन मैं अपनी गुजर बसर केवल लेखन कार्य के भरोसे तो नहीं कर सकता ना। पिछले कुछ महीनों से मैंने कुछ भी नहीं लिखा। इसके बजाय मैंने 19वीं सदी में बंगाल और बिहार में होने वाली नील की बागबानी के बारे में बहुत पढ़ा है। अब इस विषय पर मुझे काफी जानकारी प्राप्त हो गई है। अंग्रेजों ने गरीब किसानों का किस हद तक शोषण किया, किसानों ने किस तरह विद्रोह का झंडा उठाया और कैसे अंत में जर्मनी में सिंथेटिक नील के आविष्कार के साथ हमारे देश से नील की बागवानी पूरी तरह नष्ट हो गई। ये सब मैं बहुत गहराई से जानता हूं और आज मैंने उसी भयंकर अनुभव का वर्णन करने के लिए अपनी एक कलम उठाई, जिसके कारण मेरी रुचि नील में उत्पन्न हुई। इस जगह मैं अपने अतीत के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। मेरे पिता बिहार में मुंगेर नामक एक शहर में एक विख्यात डॉक्टर थे। वहीं मेरा जन्म हुआ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा भी वहीं के एक मिशनरी स्कूल में प्राप्त की। मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे 5 साल बड़ा है। उसने इंग्लैंड में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और अब एक लंदन के उपनगर गोल्डर स्क्रीन में स्थित अस्पताल में लगा हुआ है। उसका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है। उन दिनों मेरी उम्र 16 साल थी जब मेरे पिता का देहांत हुआ। उनकी मौत के कुछ समय बाद ही मेरी मां और मैंने मेरे जन्म का स्थान छोड़ दिया और हम यहां कलकत्ता चले आए, जहां हम अपने मामा के पास रहे। मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला ले लिया और अपनी स्नातक की उपाधि ग्रहण की। मेरा कॉलेज खत्म होने के साथ ही मुझे एक विज्ञापन एजेंसी में नौकरी भी मिल गई। मेरे मामा का प्रभाव मेरे बहुत काम आया, लेकिन मैं स्वयं भी कोई अयोग्य प्रत्याशी तो नहीं था ना। मैं एक अच्छा विद्यार्थी रहा। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता और सबसे बड़ी बात यह कि मैं किसी भी साक्षात्कार में स्वयं को सही ढंग से पेश करने की पूरी योग्यता रखता था। मुंगेर में रहते हुए शुरू में मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें आ गई थी जिन्हें मैं आज तक नहीं छोड़ पाया हूं। उसमें से एक थी समय समय पर कलकत्ता के इस खलबलीपूर्ण जीवन से कहीं बहुत दूर चले जाने की एक बलवती इच्छा। अपनी कार खरीदने के बाद मैं ऐसा कई बार कर चुका हूं। सप्ताहांत में मैं कभी डायमंड हार्बर, कभी पोर्ट के लिए और कभी दमदम रोड के साथ हसनाबाद तक चला जाता था, लेकिन हर बार मैं अकेला ही गया, क्योंकि सच कहूं तो कलकत्ता में मेरा कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है। यही कारण था कि प्रमोद का पत्र पाकर मुझे इतनी खुशी हुई। प्रमोद मुंगेर में मेरा सहपाठी था। कलकत्ता चले आने के बाद लगभग 3-4 साल तक तो हम परस्पर संपर्क में बने रहे। उसके बाद शायद मैंने ही लिखना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन जब मैं अपने काम से घर लौटा तो मुझे अपनी डेस्क पर प्रमोद का पत्र मेरी प्रतीक्षा में पड़ा मिला। उसने दुमका से लिखा था, मुझे यहां वन विभाग में नौकरी मिल गई, रहने के लिए अपनी जगह है, तुम 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर यहां क्यों नहीं चले आते। दरअसल मेरे खाते में कुछ छुट्टियां जमा हो गई थी, इसलिए मैंने अपने बॉस से बात की और 27 अप्रैल ये तारीख मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगी। अपने बैग तैयार किए और दुमका की ओर चल पड़ा। प्रमोद ने कार से आने के लिए नहीं कहा था, ये मेरी योजना थी। दुमका की दूरी 200 मील थी, यानी अधिक से अधिक 5 या 6 घंटे लगने थे वहां पहुंचने में।
हम नाश्ता करके सुबह 10 बजे तक निकल पड़ते और शाम हो जाने से वहां पहुंचने का फैसला किया। योजना तो यही थी, लेकिन शुरू में ही एक फंदा पड़ गया। दरअसल मैंने अपना भोजन ग्रहण किया और एक पान अपने मुंह में रखने ही वाला था कि तभी मेरे पिता के एक पुराने मित्र मोहित अंकल अचानक आ गए। वो काफी वृद्ध हैं और मैं करीबन 10 साल बाद उनसे मिल रहा था, इसलिए उन्हें जल्दी टरकाने का सवाल ही नहीं था। मैंने उन्हें चाय पान कराया और करीब 1 घंटा हमारी गपशप चलती रही। फिर आखिर में जैसे ही मैंने मोहित अंकल को विदा किया, अपना सूटकेस और बिस्तर कार की पीछे की सीट पर रखा ही था कि तभी ग्राउंड फ्लोर के मेरे पड़ोसी भोला बाबू अपने 4 वर्षीय पुत्र पिंटू को लेकर चले आए। अरे आप अकेले किधर जा रहा है? भोला बाबू ने मुझसे पूछा। मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कुछ चिंता जताते हुए मुझसे कहा, अरे लेकिन वो तो बड़ा लंबा रास्ता है, तुम्हें कोई ड्राइवर करके नहीं जाना चाहिए क्या? मैंने कहा, मैं खुद एक अच्छा ड्राइवर हूं और ये भी कि अपनों की बहुत देखभाल करता हूं तथा इसे हमेशा नई जैसी बनाकर रखता हूं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। भोला बाबू ने मुझे शुभकामनाएं दी और घर के अंदर चले गए। गाड़ी का इंजन चालू करने से पहले मैंने अपनी घड़ी देखी। 11:10 हो चुके थे। हालांकि मैंने हावड़ा के बाजू वाली ब्रिज रोड से जाने का निश्चय किया, फिर भी चंदर नगर पहुंचने में मुझे 1.5 घंटा लग गया। इन गंदे और सकरे इलाकों के बीच से निकलते हुए 45 मील के सफर ने कार से जाने का सारा मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन उसके बाद कार जैसे ही खुले ग्रामीण क्षेत्र में निकली, मन प्रसन्न हो गया। शहर में कहां चिमनी के धुएं से मुक्त इतना निर्मल नीला आकाश दिखाई देता है और इतनी स्वच्छ हवा में सांस लेना तथा मिट्टी की ऐसी लुभावनी महक का आनंद उठाना कहां नसीब होता है। 12:30 बजे के आसपास मैं बर्दवान के करीब पहुंच रहा था। तब मुझे अचानक भूख सताने लगी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी खाना खा लेने की गलती जो कर दी थी। अब मैं एक स्टेशन की तरफ मुड़ गया जो रास्ते में पड़ता था। वहां मैंने टोस्ट और ऑमलेट खाए तथा कॉफी पी। इस हल्के भोजन के उपरांत मैं पुनः अपने सफर पर चल पड़ा। बर्दवान से 20 मील आगे पानगढ़ नाम का एक कस्बा पड़ता है। वहां मुझे ग्रांड ट्रंक रोड छोड़नी पड़ी। इलम बाजार से सड़क सूरी और मस्जोर के रास्ते सीधा दुमका को जाती है। पानगढ़ में अब मिलिट्री कैंप भी नजर आने लगा था, लेकिन तभी मेरी कार के पीछे एक धमाके की आवाज हुई। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं नीचे उतरा। मेरे पास एक अतिरिक्त टायर था और मैं उसे आसानी से लगा सकता था, लेकिन यह सोचकर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा कि ये कारें मेरे पास से फर्राटे से निकल जाएंगी और इन कारों में बैठे लोग मुझ पर हंसेंगे। फिर भी मैंने बूट से जैक निकाला और अपने काम में जुट गया। जैसे ही मैंने अपना काम खत्म किया, मेरे बदन से पसीना चू रहा था। मेरी घड़ी में 2:30 बज रहा था। इसी बीच मौसम भी उमसदार हो गया। 1 घंटा पहले जो ठंडी ठंडी बयार चल रही थी और ये बांस वृक्षों को हिला रही थी, वो अचानक रुक गई। अब सब कुछ स्थिर था। जैसे ही मैं अपनी कार में आकर दोबारा बैठा, मुझे वृक्षों की चोटी के ऊपर एक नीला काला धब्बा दिखाई दिया। बादल। क्या कोई तूफान पकड़ा था? उत्तर पश्चिमी तूफान। अनुमान लगाना बेकार था। मुझे तीव्र गति से जाना चाहिए। मैंने फ्लास्क से निकालकर कुछ गर्म चाय पी और पुनः अपने सफर में चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं इलम बाजार से निकल पाता, मैं तूफान में पकड़ा गया। ऐसे उत्तर पश्चिमी आंधी तूफानों का मजा मैं पहले भी उठा चुका था, अपने कमरे में बैठे हुए। और ऐसे सुहावने अवसरों पर मैंने टैगोर की कविताओं का सस्वर पाठ भी किया हुआ था, ताकि मैं मन की तरंग में घुल मिल जाऊं। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে। लेकिन मुझे कोई अनुमान नहीं था कि खुले इलाके से गुजरते समय
इस प्रकार का कोई उत्तर पश्चिमी तूफान दिल में आतंक पैदा कर सकता है। तूफान और बिजली की कड़कड़ाहट से मुझे हमेशा बेचैनी होती है। ये प्रकृति का एक भयानक पहलू प्रदर्शित करते हैं, असहाय मानव जाति पर एक दुष्ट प्रहार। ऐसा लग रहा था मानो मेरी एम्बेसडर कार को ही बिजली ने अपने सारे बाणों का निशाना बनाया हुआ और कोई बाण अवश्य ही लक्ष्य भेद करने वाला है। ऐसी भयानक स्थिति का सामना करते हुए मैं सूरी से निकला और मंदसौर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक और धमाकेदार आवाज हुई। मैं समझ गया कि एक और टायर बैठ गया है। अब मैंने उम्मीद छोड़ दी। अब तेज बारिश हो रही थी। मेरी घड़ी 5:30 बजे का समय दिखा रही थी। पिछले 20 मील तक यदि मुझे अपनी गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ना चलानी पड़ी होती ना, तो अब तक मैं मंदसौर से बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन अब मैं कहां था? बरसात से धुले शीशे के पार कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वाइपर अपना काम तो कर रहे थे, लेकिन इसका प्रयास केवल दिल बहलाने तक के लिए था। नतीजा कुछ भी नहीं। अप्रैल का महीना था। सूरज ऊपर जरूर मौजूद रहा होगा, लेकिन यह दिन की अपेक्षा में शाम अधिक लग रही थी। मैंने अपने सीधे हाथ वाला दरवाजा थोड़ा खोला और बाहर देखा। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि आसपास कोई कस्बा या शहर होगा। हालांकि पेड़ों के बीच से कुछ इमारतों की झलक जरूर मिली, लेकिन कार से बाहर निकलने और पता लगाने का प्रयास करना व्यर्थ था। एक बात स्पष्ट थी कि जहां तक दृष्टि जा सकती थी, पूरी सड़क पर कहीं कोई दुकान नहीं थी और मेरे पास कोई फालतू टायर भी नहीं था। करीब 15 मिनट तक कार में इंतजार करने के बाद मुझे ये बात जमी कि इतने समय में एक भी कार इस रास्ते से नहीं गुजरी। तो क्या मैं सही मार्ग पर था? सूरी तक तो मैं समझता हूं कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई। उसके बाद क्या मैंने कोई गलत मोड़ ले लिया था? अंधकार देने वाली उस बारिश में ऐसा होना असंभव तो नहीं था, परंतु अगर मुझसे गलती हुई भी थी तो ऐसा नहीं था कि मैं भटक कर अफ्रीका या साउथ अमेरिका के कोई जंगलों में पहुंच गया था। मैं जहां कहीं भी था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि मैं अभी तक वीरभूमि जिले में ही था, शांति निकेतन के 15 मील के अंदर। और जैसे ही ये बारिश बंद होगी, मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हो सकता है 1 मील के अंदर ही मुझे कोई रिपेयरिंग शॉप मिल जाए। मैं दोबारा अपनी कार में जाकर बैठ गया और जेब से विल्स का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाई। मुझे भोला बाबू की चेतावनी याद आ गई। उन्हें भी ऐसे किसी कठोर अनुभव से गुजरना पड़ा होगा, वरना वो मुझे ऐसी पक्की सलाह क्यों देते? मैं पीछे मुड़ा। मेरे पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ था, लेकिन ये ट्रक क्यों हॉर्न बजा रहा था? क्या मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था? बारिश कुछ कम सी हो गई। मैं बाहर निकला और पाया कि ट्रक की कोई गलती नहीं थी। दरअसल जब मेरी गाड़ी का टायर फटा तो अपनी जगह से थोड़ा हट गई थी और अब इस बेचारे ट्रक के निकलने के लिए तो जगह ही नहीं बची। वो अपनी कार एक तरफ कर ले सर। सिख ड्राइवर अब ट्रक से बाहर आ गया था। ओ की होया? ओ पंचर। मुझे अपनी लाचारी बताने में कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई। मैंने कहा, अगर आप मेरी मदद कर देते तो हम मिलकर ये कार को किनारे लगा देते और आपको निकलने का रास्ता मिल जाता। सिख ड्राइवर का हेल्पर भी निकल आया। हम तीनों ने धक्का लगाकर कार को किनारे लगाया और फिर उन दोनों से मैंने जाना कि मैं वाकई गलत रास्ते जा रहा था। दरअसल मैंने एक गलत मोड़ ले लिया था और अब सही रास्ता पकड़ने के लिए मुझे वापस 3 मील पीछे जाना होगा। उन दोनों से मैंने यह भी जाना कि आसपास कोई रिपेयरिंग शॉप नहीं। ट्रक अपने रास्ते चला गया। ट्रक चले जाने का शोर दूर होते ही ट्रक मुझे हथौड़े की मार जैसा प्रतीत हुआ।
मेरे लिए आगे रास्ता बंद था। कोई चारा नहीं था उस शाम दुमका पहुंचने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और कहां रात बिताऊं। मैं दोबारा अपनी कार में जाकर बैठ गया और एक और सिगरेट सुलगाने पर एक रोशनी पड़ी। मैंने दोबारा दरवाजा खोला। वृक्षों की शाखाओं के बीच से नारंगी प्रकाश का एक आयात नजर आया। खिड़की, जैसे धुएं से आग का पता चलता है, उसी प्रकार मिट्टी के तेल की लालटेन किसी इंसान की मौजूदगी बता देती है। यहां पास में ही कोई मकान था और उसमें कुछ लोग रह रहे थे। मैं अपनी टॉर्च लेकर कार से निकला। वो खिड़की अधिक दूर नहीं थी, मुझे वहां जाकर देखना था। मुख्य सड़क से उस खिड़की की दिशा में एक पगडंडी जा रही थी। मैंने अपनी कार को लॉक किया और चल पड़ा। मैं गड्ढों और कीचड़ों से जरा बचकर जा रहा। इमली के एक वृक्ष के पास पहुंचते ही मुझे वो मकान दिखने लगा। मकान क्या, ये एक छोटी सी कुटिया थी जिसकी छत भी टीन की थी। खुले दरवाजे से मुझे एक लालटेन और चारपाई का एक पाया दिखाई दिया। क्या कोई है? मैंने पुकारा और अंदर से एक नाटा, अधेड़ उम्र का, मोटी मोटी मूंछों वाला व्यक्ति निकल कर आया और मेरी टॉर्च की तेज रोशनी में चौंधिया गया। मैंने टॉर्च उसके चेहरे से हटाई। आप कहां से आए साहब? मैंने अपनी सारी परेशानी उसे संक्षेप में बता दी। क्या यहां कोई ऐसी जगह है जहां मैं रात बिता सकूं? अरे बेशक मैं आपको पैसे दूंगा। आपका मतलब है डाक बंगले में? डाक बंगला? मैंने कोई डाक बंगला नहीं देखा, लेकिन तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल जब मैंने रोशनी का अनुसरण किया तो इधर उधर देखना ही भूल गया। अब मैंने अपनी टॉर्च बाईं तरफ घुमाई और मुझे एक बड़ा डाक बंगला नजर आया। तुम्हारा मतलब है इस डाक बंगले से? आशा, लेकिन वहां आपको बिस्तर नहीं मिल सकेगा और खाना मिलने में भी कुछ तकलीफ आई। मेरा अपना बिस्तर है मेरे पास। अच्छा कोई पलंग तो होगा ना वहां? साहब एक चारपाई, और मैं देख रहा हूं आपके कमरे में स्टोव जल रहा है। आप अपना खाना पका रहे होगे ना? वो आदमी हंस पड़ा और मुझसे कहने लगा क्या मैं उसकी पत्नी के हाथ की मोटी मोटी चपातियां तथा उड़द की दाल खा सकूंगा? मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मैं सभी तरह की चपातियां खा लेता हूं और उड़द की दाल मेरी मनपसंद है। मैंने झूठ कहा। मुझे नहीं पता कि अपने अच्छे दिनों में ये डाक बंगला कैसा रहा होगा, लेकिन अब इसकी हालत देखकर इसे डाक बंगला कहना जरा मुश्किल था। अंग्रेजों के शासन के दौरान बने इस डाक बंगले का शयन कक्ष काफी बड़ा था और सीलिंग काफी ऊंची थी। फर्नीचर के नाम पर एक चारपाई थी, दीवार से लगी एक मेज थी और एक कुर्सी जिसका बाजू टूटा हुआ था। इसी बीच चौकीदार ने मेरे लिए लालटेन जलाकर मेज पर रख दी। तुम्हारा नाम क्या है? सुखन राम शाह। सुखन? अच्छा सुखन, एक बात बताओ, क्या इधर पहले कोई और भी रह चुका है? क्या मैं ही पहला आदमी हूं? अरे नहीं साहब, और भी लोग रह चुके हैं। या पिछली सर्दी एक सज्जन 2 रात रुके थे। अच्छा, यहां कोई भूत प्रेत तो नहीं होगा ना? मैंने हंसी में पूछा। उसने कहा भगवान न करे साहब, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई है। कहना चाहिए उसके शब्दों ने मुझे आश्वस्त तो जरूर कर दिया था। अगर कोई जगह भूत का डेरा हो
और उसे भुताहा कहा जाने लगे तो वो फिर हमेशा के लिए भुताहा ही रहेगा। ये बंगला कब बना था? ये एक साहिब का बंगला हुआ करता था साहब। एक साहिब? हाँ साहब, नील की बागबानी करने वाला एक साहिब। हाँ, निकट में ही एक नील की फैक्ट्री हुआ करती थी साहब। अब तो केवल चिमनी रह गई। मुझे मालूम था किसी जमाने इन इलाकों में नील की खेती हुआ करती थी, क्योंकि मुंगेर में रहते हुए मैंने नील के कारखानों के खंडर देखे थे। सुखन द्वारा परोसी गई मोटी मोटी चपातियां तथा उड़द की दाल खाने के बाद मैं 10:30 बजे के करीब सोने के लिए चला गया। कलकत्ता से मैंने तार भेजकर प्रमोद को सूचित कर दिया कि भाई अब मैं दोपहर तक ही पहुंच पाऊंगा। स्वाभाविक है, अब वो सोच में पड़ जाएगा कि आखिर हुआ क्या। लेकिन मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस इतना कर सकता था कि एक आश्रय मिल जाने के लिए भगवान का धन्यवाद अदा करूं और निश्चिंत होकर सो जाऊं। भविष्य में मैं भोला बाबू की चेतावनी मानकर ही चलूंगा। मुझे एक सबक मिल गया था, और मुश्किल से मिला हुआ सबक आसानी से नहीं भूलता है। मैंने लालटेन उठाकर साथ लगे बाथरूम में रख दिया। दरवाजे की दरार से आती हल्की रोशनी मेरे लिए काफी थी। दरअसल आमतौर पर बत्ती जलती रहने पर मुझे नींद मुश्किल से ही आती है, फिर भी मैंने बत्ती बुझाई नहीं, हालांकि मुझे आज नींद की बहुत जरूरत थी। दरअसल मुझे अपनी कार की चिंता थी, जिसे मैंने वहां सड़क पर छोड़ दिया था। एक एहसास यह भी था कि अगर शहर होता तो इस तरीके की छोड़ी गई कार की चिंता कहीं अधिक होती। अब बारिश की आवाज बंद हुई। वायुमंडल में मेंढकों की टर टर और झिंगुरों की चै चै गूंज रही थी। इस दुरुस्त गांव के उस प्राचीन बंगले में मेरी घाट से शहर का ख्याल ऐसा महसूस करा रहा था मानो शहर किसी दूसरे ग्रह का। नील, मुझे दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण ध्यान आ गया। दरअसल जब मैं कॉलेज में छात्र था तो मैंने कार्नवाल स्ट्रीट पर रंगशाला में वो नाटक देखा था। मुझे नहीं पता कि उस रात मैं कब तक सोता रहा, लेकिन अचानक किसी आवाज ने मुझे जगा दिया। कोई दरवाजा खरोच रहा था। दरवाजा बंद था। संभव है कोई कुत्ता या गीदड़ हो। मैंने सोचा और 1 मिनट में वो आवाज बंद हो गई। मैं दोबारा आंखें बंद कर सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन तभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज ने मेरा वो प्रयास भी बेकार कर दिया। ये किसी भूले भटके कुत्ते की आवाज थी। मैं ऐसी आवाज से परिचित था, क्योंकि मुंगेर में मेरे मकान के 2 घर आगे मिस्टर मार्टिन रहते थे। उनके पास एक शिकारी कुत्ता था जो ठीक इसी प्रकार भौंकता था। यहां किसके पास शिकारी कुत्ता होगा? मैंने गेट खोलकर बाहर पता लगाने के बारे में सोचा, क्योंकि आवाज काफी निकट प्रतीत हो रही थी। फिर मैंने सोचा व्यर्थ क्यों परेशान होना, इससे तो बेहतर होगा कि कुछ देर और सो लिया जाए। खिड़की से आती सूरज की हल्की रोशनी कमरे में झांक रही थी। लेकिन अब समय क्या हुआ था? समय देखने के लिए मैंने अपनी कलाई उठाई और चौंक गया। मेरी कलाई घड़ी नदारद थी, और चूंकि वह एक ऑटोमेटिक घड़ी थी, मैं उसे हमेशा सोते वक्त भी पहने रहता था। मैंने कहां खो दिया उसे, और कैसे? क्या यहां आसपास कोई चोरों का डेरा है? और अगर है तो मेरी कार का क्या होगा, जिसे मैंने वहां सड़क पर छोड़ दिया था? मैंने अपनी टॉर्च टटोली और टॉर्च भी गायब थी। मैं बिस्तर से उछला, नीचे झुककर अपना सूटकेस खोजा, जो बिल्कुल यही था। सूटकेस भी गायब था। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मैंने आवाज लगाई, चौकीदार! कोई जवाब नहीं आया। मैं तो अपनी बनियान पहनकर सोने गया था।
फिर कैसे मैं ये नाइट गाउन पहने हुए था? मैं दरवाजे के पास गया, दरवाजा अभी भी बंद था, खिड़की में सरिये जड़े हुए थे, तो चोर अंदर कैसे आया? कुंडी खोलने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या छत से चूना टूटकर मेरे हाथ पर गिरा था? क्या ये कोई सफेद पाउडर था? ये इतना गोरा कैसे दिख रहा था? मुझे अपने सिर में एक जोरदार धड़कन महसूस हुई। मैं बरामदे की ओर चला गया। चौकीदार! मेरे मुंह से जो आवाज आई ये स्पष्टतः किसी अंग्रेज की आवाज थी। और चौकीदार कहाँ था? उसकी कुटिया कहाँ चली गई? बंगले के सामने अब एक विस्तृत खुला मैदान था। दूरी पर एक इमारत थी, बहुत ऊंची चिमनी वाली। आस पड़ोस असामान्य रूप से शांत था। वो सब बदल गए थे और मैं घबराया हुआ सा अपने शयन कक्ष में दोबारा वापस आया। अब मेरी आंखों को अंधेरे की आदत हो चुकी थी। मैं यहां पर सारी चीजें साफ साफ देख सकता था। पलंग अपनी उसी जगह मौजूद था, लेकिन यह किसी मच्छरदानी से ढका हुआ था। मैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल ही नहीं करता था। तकिया भी था, लेकिन उससे बिल्कुल अलग, जो मैं लेकर सोया था। ये झालर लगी किनारी वाला तकिया था। मेरा तकिया तो बिना झालर का था, जो आमतौर पर हम हिंदुस्तानी इस्तेमाल करते हैं। टेबल और कुर्सी अपनी उसी जगह मौजूद थे, लेकिन पहले जैसे पुराने नहीं थे। लकड़ी की पॉलिश हल्की रोशनी में भी चमक रही थी। लालटेन नहीं थी, बल्कि मिट्टी के तेल का अलंकृत ढक्कन वाला एक चिराग था। दूसरी वस्तुएं भी मुझे दिखाई दी। स्टील के 2 संदूक रखे थे। दीवार से लगी एक फोल्डिंग ब्रैकेट थी, जिससे एक कोट, एक अजीब प्रकार का शिरोवस्त्र और एक कुंडीदार चाबुक लटका था। मैंने इन वस्तुओं से दृष्टि हटाई और खुद पर एक और निगाह डाली। अभी तक तो मैंने केवल नाइट गाउन ही देखा था, लेकिन अब मैंने खुद को एक तंग पतलून और मोजे भी पहने हुए पाया। मैंने जूते नहीं पहने हुए थे, लेकिन पलंग के पास काले बूटों का एक जोड़ा फर्श पर पड़े देखा। इस सब के बाद भी मैं ये जानने की अपनी तीव्र इच्छा को नहीं रोक सका कि मैं कैसा दिखता हूं। मैंने अपना दाया हाथ अपने चेहरे पर फेरा और महसूस किया कि ना केवल मेरा रंग रूप, बल्कि मेरा चेहरा मोहरा भी पूरी तरह बदल गया। मेरी नाक इतनी पैनी नहीं थी, ना मेरे होंठ इतने पतले थे, और ना मेरी ठोड़ी इतनी छोटी थी। मैंने अपने सिर के बालों को घुंघराला पाया। गलमुच्छे भी थे जो कान के नीचे तक लटक रहे थे। दर्पण कहां होगा? मैं बाथरूम की तरफ चला गया। जोर के धक्के से दरवाजा खोला। यहां पहले सिर्फ एक बाल्टी थी, लेकिन अब यहां एक स्टील का टब और स्टूल पर मग रखा हुआ था। मैं जो चीज खोज रहा हूं वो बिल्कुल मेरे सामने थी। एक अंडाकार दर्पण, एक ड्रेसिंग टेबल में जड़ा हुआ, लेकिन इसमें दिख रहा प्रतिबिंब मेरा नहीं था। कोई और ही व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ था। किसी पैशाचिक छलबल ने मुझे 19वीं सदी के एक अंग्रेज में बदल दिया था, जिसका रंग रूप पीलापन लिए हुए था। बाल हल्के चमकीले और भूरे रंग के थे, और उसकी आंखें, जलती हुई आंखें, जिनसे दुख और कठोरता व पीड़ा का एक मिला जुला अजीब सा भाव झलकता था। यह अंग्रेज कैसा विचित्र रहा होगा, जिसने नील के कारखाने के मजदूरों पर इतना अत्याचार किया था। 30 साल से अधिक का नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था मानो किसी बीमारी या फिर कठिन परिश्रम, या फिर हो सकता है दोनों के ही कारण वो समय से पहले ही बूढ़ा हो गया था। अब कांच के पास जाकर मैंने अपना चेहरा अच्छी तरह देखा,
और मेरे दिल की गहराइयों से गहरी आ उठी। ये आवाज भी मेरी नहीं थी। इस गहरी आ ने भी मेरी भावनाओं को नहीं बल्कि उस अंग्रेज की भावनाओं को व्यक्त किया। उसके बाद तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मानो मेरे सभी अंग प्रत्यंग अपनी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। इस सब के बाद भी हैरानी की बात यह थी कि मैं अनिरुद्ध बोस अपनी पहचान में परिवर्तन से पूरी तरह अवगत था, लेकिन यह नहीं जानता था कि क्या यह परिवर्तन स्थायी है या मैं किसी भी तरह अपने इस परिवर्तन को पहले जैसा कर सकता हूं। मैं घबराया हुआ अपने शयन कक्ष में लौट आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी मैंने मेज पर एक और निगाह डाली। लालटेन के नीचे चमड़े के जिल्द चढ़ी एक नोटबुक थी। यह एक कोरे पन्ने पर खुली हुई थी। इसके पास एक दवात रखी थी और एक पंख की कलम थी। जैसे ही मैं मेज के पास गया, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया और अपने बाएं हाथ से कलम उठाने के लिए प्रेरित किया, जबकि मैं तो दाएं हाथ से लिखता हूं। फिर मेरा बायां हाथ उस कोरे पन्ने की ओर चल पड़ा। उसके बाद वो शांत कमरा कोरे पन्ने की खरखराहट के शोर से भर गया। मैंने जो लिखा वो निम्नानुसार है। 27 अप्रैल 1868। यही बदमाश मच्छर फिर मेरे कानों में गाना गा रहे हैं। तो एक शक्तिशाली साम्राज्य के पुत्र का अंत इस प्रकार होना है, एक बहुत छोटे कीट के हाथों। ईश्वर की एक कैसी विचित्र इच्छा। हैरिक भी चला गया, पार्स और टोनी भी चले गए। शायद मैं उनसे अधिक लालची था। नहीं, व्यक्ति को अपनी डायरी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने अपने घर पर भी कोई निष्कलंक जीवन ना ही बिताया है और वो लोग अवश्य ही उसे भूले नहीं है। इसलिए मैं अपने घर वापस जाने का साहस नहीं कर सकता। मुझे यही रहना होगा और इसी विदेशी धरती पर ही मेरे जीवन का अंत होगा। मेरी जगह मेरी पत्नी और मेरे नन्हे पुत्र टोबी की कब्रों के बगल में होगी। मैंने यहाँ के लोगों पर इतना अत्याचार किया है कि जब मैं मरूंगा तो इनमें से कोई भी मेरी कब्रों पर आंसू बहाने ना ही आएगा। शायद मीरजान मुझे याद करे, मेरा विश्वस्त बेड़ा मीरजान और रैक्स, हाथ वफादार रैक्स। जब मैं मरूंगा तो ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये पत्थरों और लाठियों से आपको भी मार डालेंगे। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। मैं इसके आगे नहीं लिख सका। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे नहीं थे, लेखक के कांप रहे थे। उसके बाद मेरा सीधा हाथ धीमा पड़ गया। उसने दाई तरफ जाकर दराज का एक हत्था पकड़ लिया। दराज थोड़ी खुली। उसमें पीतल का एक पेपर वेट था, एक पेल कुशन था और कुछ कागज रखे थे। दराज थोड़ी और खुली तो उसमें धातु की कोई वस्तु चमकी। एक पिस्तौल जिसका कुंडा हाथी दांत का था। हाथ ने पिस्तौल बाहर निकाली। हाथ का कंपन रुक गया। सियारों के एक झुंड ने चीत्कार किया। इनके जवाब में ही शायद शिकारी कुत्ता फिर भौंकने लगा। मैं बरामदे की ओर चला गया। बरामदे से मुझसे 10 गज आगे एक बड़ा शिकारी कुत्ता खड़ा था। उसने मुझे देखकर अपनी पूंछ हिलाई। रैक्स बरामदे की तरफ आ रहा था। जैसे ही उसने हाथ से सीमेंट पर कदम रखा, मेरा सीधा हाथ मेरी कमर तक उठ गया। पिस्तौल शिकारी कुत्ते की ओर तन गई। रैक्स अपने रास्ते में ठहर गया। उसकी आंखें पिस्तौल पर। उसने एक हल्की घुर्राहट दी और मेरी गन जैसे ही एक कौम के साथ धड़की,
हवा में धुएं और बारूद की गंध भर गई। रैक्स का निष्प्राण लहूलुहान जिस्म कुछ बरामदे पर और कुछ घास पर पड़ा था। मेरी पिस्तौल की आवाज ने आसपास के पेड़ों पर कौओं को जगा दिया था। फैक्ट्री की तरफ से अब एक शोरगुल उठा। मैं घबराया हुआ सा अपने शयन कक्ष में वापस आया और पलंग पर बैठ गया। मैंने पिस्तौल की अभी तक गर्म नान अपने सीधे हाथ के पास रख दी। उसके बाद मुझे बस इतना ही याद है। फिर दरवाजे पर एक दस्तक के साथ मेरी नींद खुली। नहीं, मुझे अभी चाय नहीं पीनी है। खिड़की से आया सूरज का प्रकाश कमरे में भरा हुआ था। मैंने समय देखने के लिए अपनी कलाई उठाई। 6:13। घड़ी को अपने आंखों के करीब लाकर तारीख देखी। अप्रैल 28। इसके बाद मैं उठा और मैंने दरवाजा खोलकर सुखन को अंदर आने दिया। आपकी कार के तो दोनों टायर बिल्कुल ठीक है साहब। आप सड़क के बीचों बीच खड़ी कराए थे, हमने उसे किनारे लगा दिया है। बहुत अच्छा, मैंने कहा और चाय पीने लगा। वीरभूमि जिले में नील की खेती करने वाले किसी अंग्रेज की मृत्यु की 100वीं वर्षगांठ की रात मुझे जो कुछ भी अनुभव हुआ, उसे सुनकर क्या कोई मेरी बात पर यकीन करेगा? कहाँ जा रहे हैं? ऑडियंस से नहीं मिलोगे? वो कहाँ गए लॉटरी के दीवाने? आ जाओ। लाइट पर हमारे साथ है अंबुज ठाकुर, आ जाइए भैया। और म्यूजिक किया है प्रखर ने, और विजुअल प्रेजेंटेशन था विकास शर्मा। और सेट में है प्रखर, पवित्र भैया और पूजा। नाटक का डायरेक्शन 3 कहानियां थी, तो मेनुल अली सिद्दीकी और दिनेश नायर सर, इन्होंने सबने मिलकर किया है। मुझ भी आ जाइए प्रगत। और गीता, अभिषेक
अभिषेक ठाकुर, अनुराग मिश्रा, हर्षिल सोनी, पवित्र नस्कर, श्री ओम। थैंक यू। मैनुअल तो बाहर है, कोलकाता में है वो। एक्चुअली ये क्या पूरा जो ड्रामा था, हम कहानियों का पाठ कर रहे थे। 5 महीने से वर्कशॉप हमने अरेंज किया, 5 महीने से चल रही थी वर्कशॉप। उसमें म्यूजिक था, डांस था, फिर बाद में आके कहानियों को हमने पढ़ा। कई कहानियां हमने उठाई थी और उसको पढ़ने के बाद एक प्रोसेस में फिर नाटक तैयार किया उसका। तो उसमें अलग अलग थी कहानियाँ। जैसे पहली लॉटरी थी तो हमने उसको थोड़ा मेलो और उस तरह से रखा था कि अलग अलग किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा फिर एकालाप था हर्षिल का, जिसको मैनुअल ने डायरेक्ट किया था। इनका एक्ट ये कर रहे थे उसमें, तो एकालाप भी रखा उसको और बीच बीच में कुछ मिक्स किया था हमने कैरेक्टर दूसरे। तीसरी जो कहानी है, काफ़ी कम लोग जानते हैं कि सत्यजीत रे स्टोरीज भी लिखते हैं। तो उनकी ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी थी। उन्होंने अधिकतर चिल्ड्रंस को लेकर लिखा है, उनके लिए लिखा है उन्होंने। और उसमें काफ़ी ज़्यादा वो एक कुछ रोमांच इस तरह से प्रस्तुत करते, तो उसकी कोशिश की थी। तो एकालाप मैंने डायरेक्ट किया था उसको, और बहुत सारा काम इसने किया उसमें। इसके शब्द भी काफ़ी कठिन थे क्योंकि वो ट्रांसलेटेड था, इस वजह से। और कुछ पुट उसमें बंगाली और मैं जो ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करते हैं वो था, लेकिन सहज निभाया उसके लिए फिर से एक तो ये पूरा एक प्रोसेस का पार्ट था, प्रायोगिक था। हमने पीछे एक नया प्रयोग भी किया था कि सारे सेट्स वगैरह जो सीन्स हैं इसमें आ जाए एक विस्तृत रूप में। आगे जब करेंगे तो थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करेंगे, कुछ करेंगे। नमक का दरोगा हम कर चुके हैं पिछले साल, और हाँ, तो उसमें फिर करने वाले थे हम उसमें। हाँ, एक बच्ची कर रही थी उसको एक्ट, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपने घर गई है। कॉलेज स्टूडेंट है वो, छुट्टी पर चली गई उधर, नहीं तो वो देखने को मिलता है आपको। अगली बार अगस्त में हम कोशिश कर रहे हैं फिर से कहानियों का मंचन का। कहानियों को हम ले रहे हैं ताकि नए नाटक आ जाएं सामने इस तरह, और कहानी का मंचन किया जा सकता है खूबसूरत तरीके से। और शहर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा काम, तो हम भी कर रहे हैं, कोशिश है। थैंक यू। क्योंकि कल 31 जुलाई है, प्रेमचंद की जयंती है, 144वीं जयंती है उनकी, तो हमने इसीलिए रचनाओं को रखा। मानस की कविताओं का पाठ रखा, फिर इसके बाद कहानी का मंचन रखा, और ये हर साल करते हैं। और जो आप जानते हैं प्रेमचंद वो कहानीकार हैं जो 1880 में पैदा हुए। लगभग उन्होंने 1907 से लिखना शुरू किया, और उसके पहले काल्पनिक कहानियाँ चलती थी। काल्पनिक थी, परियों की कहानियाँ थी। उन्होंने सेंसेबल कहानी लिखी, ह्यूमन बीइंग कहानियाँ लिखी। इसी वजह से प्रेमचंद आज भी जिंदा है। और दूसरे कहानीकार देख लें आप, हाँ, यशपाल उनकी धारा के कहानीकार हैं, और कहीं हद तक सती भी आते हैं, इस वजह से हमने उनको उठाया। यशपाल जी की पिछली बार कर चुके थे हम, इस बार फिर करेंगे अगली बार। ये तीन जो हैं आपको हमेशा ह्यूमन बीइंग इनकी स्टोरीज दिखेंगी।